नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका अब किसी भी हालत में जो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे हासिल करना चाहते हैं। अब एक नया एजेंडा बन गया है कि ईरान को हमें ये 400 किलो यूरेनियम सौंपना होगा, अमेरिका को सौंपना होगा और कोई चारा नहीं है। शायद एक बार फिर से हमले का नया एक ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है, यानी कि जंग रुकने वाली नहीं है। ओमान ने इनकम टैक्स लगाने का फैसला किया है, यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जिसकी इनकम होगी ओमानी रियाल में, उसके ऊपर अब इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और इसके साथ ही एक खबर और है कि जहां अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ एक बड़ी ट्रेड डील हो, और वो कहते हैं कि ये ट्रेड डील होने जा रही है। तो आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। इजराइल और ईरान की जंग तो खत्म हुई, लेकिन एक बार फिर से जंग शुरू होने के आसार पैदा हो गए हैं। 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम जो फोर्डो से गायब हो गया था, अब इजराइल ने एक नया बहाना बनाया कि ईरान को इसे हमें देना होगा, हर हालत में देना होगा। हमें दे या अमेरिका को सौंपे, और उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्स का कहना है कि हमने बुनियादी ढांचे को तो तबाह किया है, लेकिन शायद जो मटेरियल था यानी कि यूरेनियम, हम उसे बर्बाद नहीं कर पाए हैं। और अब हम ये वार्निंग देते हैं कि आप इस यूरेनियम को हमें सौंप दो। अगर आपने हमें नहीं सौंपा तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब उनका ये भी कहना होगा कि ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस एनरिच यूरेनियम को उसे हमें देना होगा। इजराइल के चैनल 13 को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये तो शुरू से स्पष्ट हो गया था कि हमारा हमला जो उनका बुनियादी परमाणु ढांचा है, न्यूक्लियर ढांचा है, उसको तो तबाह करेगा, लेकिन शायद जो न्यूक्लियर मटेरियल है शायद उसको तबाह नहीं कर पाएगा। और अब अमेरिका और इजराइल ने जॉइंटली ये कहा है कि आपको ये एनरिच्ड यूरेनियम हमें देना होगा, आपके पास हमें सौंपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ईरान किसी भी हालत में इस एनरिच्ड यूरेनियम को नहीं सौंपेगा, ये बात तो आप बिल्कुल समझ के रख लीजिए। और अगर इसको हथियाने की कोशिश की गई और इसको अटैक हुआ तो यहां से रेडिएशन बहुत बड़े पैमाने पर फैल सकता है। इजराइल का कहना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको बर्बाद करना था, जो हमने किया है। लेकिन अगर आप यूरेनियम को हमें नहीं देते हैं तो फिर हमें नहीं पता कि कहाँ रखे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि हम आपसे उसको हासिल करके रहेंगे, चाहे कोई भी कारण हो। फाइनेंशियल टाइम्स का भी कहना है कि कई यूरोपियन देशों का मानना है कि ईरान के जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं उसको लेकर जो भी कहा जाए, लेकिन उसका एनरिच यूरेनियम का भंडार अभी बरकरार है और उसको पहले वहां से हटा लिया गया था। ये बात भी सही है। उनका कहना है कि वेपन ग्रेड का 408 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार है, जो पिछले सप्ताह फोर्डो में मौजूद नहीं था। लेकिन अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी खुफिया जानकारी में नहीं पता है कि ये कहां पर रखा गया है, और ये 408 किलोग्राम आफ्टर ऑल ये यूरेनियम गया तो गया कहां है। अब इस पे बहुत सारे नए दावे आ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि मैं ठीक ठीक जानता हूं कि ये कहां पर रखा हुआ है, और एक मलबे के ढेर के नीचे रखा हुआ है। लेकिन मुसीबत यह कि अगर इसके ऊपर हमला किया जाता है तो फिर वहां से रेडिएशन पैदा हो सकता है, और ये रेडिएशन बहुत बड़े पैमाने पर ईरान और अन्य देशों में फैल सकता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि अब आपको फिर से ईरान पर हमला करने का एक नया बहाना चाहिए। तो ईरान पर बहाना कैसे होगा? वो अमेरिका को कैसे कन्विंस करेगा कि हमें कैसे अटैक कर रहा है ईरान पर फिर से? और अटैक करने का मतलब ये हो गया कि उसको अब सिर्फ एक ही बहाना है कि मुझे 400 किलो यूरेनियम वापस दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, नेतन्याहू और उसके लोगों के ऊपर सर पर खून सवार है, इनकी आंखों में खून है। ये दरअसल आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। इन्हें रोज एक बहाना चाहिए युद्ध करने का, जंग करने का, और इनके
ना केवल सर पर खून सवार है, इनके खून के अंदर बदला है और ये लोगों की लाशों के ऊपर जिंदा रहना चाहते हैं। शायद ये ज्यूस की जाति भी कुछ ऐसी होती चली जा रही है कि ये दूसरों को मारकर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। ये एक बड़ी अफसोसजनक बात है और भारत सरकार कुछ और सोचती होगी, लेकिन हम कुछ और सोचते हैं। इसके बाद अगले इशू के ऊपर आते हैं कि ओमान का इनकम टैक्स लगाने का फैसला खाड़ी के अंदर एक नई शुरुआत है। जी हाँ, ये कानून 2028 से लागू होगा, अभी इसमें वक्त है। जिनकी इनकम 42,000 ओमानी रियाल है, करीब करीब इंडियन रूपी में देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास, यानी कि जिसकी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है या 42,000 ओमानी रियाल है, उसके ऊपर 5% का ये टैक्स लगेगा। अब ये वहाँ के रहने वाले लोग हों या वहाँ पर दूसरे मुल्कों से आए हुए जो कामगार लोग हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनके ऊपर भी लगेगा। 2024 के अंदर देखा जाए तो ओमान की जो सरकारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो था, उसमें करीब $20 बिलियन जो था ऑयल की बिक्री से आया था। $20 बिलियन ऑयल की बिक्री से आया था और बाकी जो उनका खर्चा है वो लोन्स वगैरह या कुछ और छोटे मोटे जो टैक्सेस हैं, ये वहाँ से लाया जाता है। ओमान में पहले से 4 किस्म के टैक्सेस हैं। एक वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि वैट जिसको कहते हैं, जो चीज़ें बिकती हैं उस पर वैट लगता है। एक कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी कि जो कंपनियां पैसा कमाती हैं उस पर टैक्स लगता है। एक एक्साइज टैक्स है। एक्साइज टैक्स हो सकता है शायद पेट्रोल डीजल की जो सेल होती है उसके ऊपर होगा। और एक स्वीट मीठे पदार्थों पर टैक्स है, यानी कि शायद ओमान की जो खजूर है बड़ी फेमस है, तो उसके ऊपर शायद वो स्वीट टैक्स लगता होगा या किसी और मिठाई पे या मीठी चीज़ों पे लगता होगा। इनका कहना है कि 99% जो जनता है वो इस टैक्स से बाहर रहेगी, क्योंकि उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए यानी कि 42,000 ओमानी रियाल से कम है, तो उन पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और जो हमारे इंडिया से या बाकी साउथ एशिया से भी जो लोग काम करने जाते हैं, उनकी भी इनकम 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ उनके ऊपर ये 5% टैक्स लगेगा। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा उनको पैसा आएगा ऐसा नहीं है। मुश्किल से 230 मिलियन डॉलर आएगा, सिर्फ 230 मिलियन डॉलर आएगा। कुल बजट राशि उनकी 30 बिलियन डॉलर की है, जिसमें 20 बिलियन डॉलर जो है वो तेल की बिक्री से आता है। तो बाकी 10 बिलियन डॉलर जो है वो उनको अलग अलग तरीके से जो टैक्सेस आते हैं या जो लोन लिए जाते हैं, ये उससे उनको मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है ओमान से, जिसको हमने आप तक पहुंचाया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत सरकार के साथ में एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता हमारा होने जा रहा है। हमारे हिसाब से तो ये व्यापार समझौता रुका हुआ है इस समय, और ये स्टॉल हो चुका है। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो फिर ये हमें लगता है कि ये रुक चुका है। और इसमें बहुत बड़ा एक बाजार है कृषि का, डेयरी उत्पाद का, जिसको अमेरिका अपने कब्जे में चाहता है, उसको भी अपनी जो चीज़ें उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि हम भारत के साथ सौदा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा सौदा है, हम भारत को खोलने जा रहे हैं, और हम चीन के सौदे में चाइना को खोलने जा रहे हैं। कहते हैं ट्रंप हिंट्स एट द ग्रेट डील कमिंग अप विद इंडिया एंड ऑल्सो ए डील साइंड विद चाइना। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वाइन्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स, डेयरी, कृषि, इसके अलावा नट्स वगैरह हैं, और बहुत सारी और चीज़ें हैं, और सैकड़ों अलग किस्म की चीज़ें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, तो वो भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो इस किस्म की हैं जहां पर ये डील थोड़ी सी कृषि और डेयरी उत्पादों को लेके अटकी हुई है। इसी के साथ हम आज्ञा लेंगे आपसे, और शुक्रिया अदा करेंगे आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप छोटी छोटी आर्थिक जो मदद करना चाहते हैं, उसके लिए हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं अगले अंक में बहुत जल्दी।